दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने संघर्ष को लगातार अविरल चलाते हुए ये साबित करके दिखाया है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, 2 कदम चलते हैं, थक जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ऐसे में आज हमारे बीच शेखावटी अंचल सीकर की एक ऐसी प्रतिभा जिन्होंने ये कहा कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, बशर्ते उसमें एक लगन होनी चाहिए, एक आग होनी चाहिए, एक जज़्बा होना चाहिए। बहुत बार इस फ़ील्ड में लोग आए और हताश, निराश होकर पुनः लौट गए, लेकिन लंबे समय से दुनिया को ये साबित करके दिखाना बड़ी बात है। आज हम आपसे मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे ही भोले-भाले, सीधे-साधे, एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी जो कि पास ही के गांव से प्रारंभ होती है। विनोद शर्मा का हमारे बीच है। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार संस्कृति जी। विनोद जी बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी वो कॉमेडी देखते हैं। और तो आप बताएं अपने जीवन की कहानी, बचपन से प्रारंभ करें आप। पहले तो आपके दर्शकों को और हमारे दर्शकों को सबको नमस्कार। मेरा नाम विनोद है और सेवद से 2 किलोमीटर दूर गांव दीपुरा राजा जी, जो आपने सीकर का राजा जी कल्याण सिंह जी वे मारे ही गांव कहा। बेशक। तो मैं भी गांव से बिलोंग करूं। पहली बात तो मेरे लिए बड़ा गौरव की बात है। बिल्कुल है। और जीवन देखो, प्रत्येक आदमी, मैं मानता हूँ प्रत्येक आदमी का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। जी। ऐसा नहीं मेरा ही एक कोई संघर्ष रहा है, बाकी सभी जो भी लोग किसी क्षेत्र में हैं, संघर्ष तो सभी में है। बट मैं ये मानता हूँ भाग्य आदमी को अपनी तरफ मोड़ लेता है। अगर भाग्य इधर उधर, जैसे ही अपन इधर घूमने की कोशिश करते हैं, भाग्य इधर पकड़ के ले आता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं सबसे पहले बताऊँ अपनी एजुकेशन के बारे में। मैं 8वीं का स्टूडेंट हूँ, बस लास्ट है ये मेरी पढ़ाई। और उसके बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी और बस कभी टेलरिंग, कभी सिलाई मशीन, कभी कुछ सप्लाई में, कभी कुछ में, कभी कुछ में, ऐसे घूमता रहा। मैंने रामलीला में भी काम किया जी। कुछ दिन। और रामलीला का मैं काम करने के बाद में मैंने ये देखा कि एक दिन एक पेपर में एक एड आया कि साहब एक सीकर में एक मूवी बनने जा रही है। तो मैंने उस एड को देखा, तो एड को देखते ही मैं उसको पढ़ा। पढ़ने से मुझे उसमें ऐसा लिखा हुआ था, म्यूजिक डायरेक्टर राजू खींची। तो मैं क्या है, थोड़ा संगीत का शौकीन आदमी हूँ। तो संगीत के साथ साथ मैंने देखा कि राजू मेरे साथ गाता है। मैंने उनके साथ कुछ भजन प्रोग्राम किए हैं। और वो यदि म्यूजिक डायरेक्टर है तो अपना तो फिल्म में रोल तय है, एकदम मतलब कॉन्फिडेंस आ गया है पढ़ते ही। मैंने राजू जी को फ़ोन किया, कहाँ हो? उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। फिर मैं तलाश करते करते मैं जहाँ पहुँचा, मैंने वहाँ फॉर्म भरा, मैंने अपनी फीस जमा करवाई। उसके बाद में 3-4 महीने हमारी रिहर्सल चली इस मूवी को लेके। इस दौरान समझिए क्या हुआ कि गाँव में हर जगह एक चर्चा हो गई। मैंने हर जगह बोल दिया मैं एक मूवी में काम कर रहा हूँ, मैं एक मूवी में काम कर रहा हूँ, मैं एक मूवी में। मेरे बहन-बहनोई मान लो, चाहे बुआ-फूफा मान लो, सब परिवार को, और सब एक हँसते थे मेरे को कि यार तू मूवी के मायने है, फालतू बात क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा मैं फालतू को नहीं कर रही हूँ, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, मैं एक मूवी के मायने काम कर रहा हूँ। तो ठीक है। अब साहब क्या बताऊँ मैं, किस्मत ने साथ नहीं दिया, वो मूवी नहीं बनी। और वो मूवी नहीं बनी, 4-5 महीने से हम हताश हो गए। फिर क्या करें, सब गांव वाले कहीं यो थानी मूवी को बुआबों पर मैं तेन पहले कहा मूवी आपनु काम ही नहीं, वो तो बड़ा लोगों को काम है। ठीक है। मेरे उस टाइम में अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे में उस टाइम जुनून आ गया
कि मुझे एक मूवी में काम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल। तो मैं अपनी राजस्थान की एसोसिएशन है, आर्टिस्ट एसोसिएशन जयपुर, राजस्थान सीनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन जयपुर, उसका कार्ड मुझे मिला हुआ था। उस दौरान उस पे एक नंबर था। तो मैंने उनको फोन किया, सर मुझे मूवी में काम करना है। अब बोला कि सर ये एसोसिएशन है, यहाँ मूवी में काम नहीं होता, यहाँ आर्टिस्ट सेलेक्ट होते हैं, अपनी फोटो लगा के चले जाते हैं। अब किसका नंबर आए क्या है वो एक अलग बात है, ये एसोसिएशन का काम नहीं है। मैं शिव कुमार जी थे, मैं उनको फिर फोन करूं दूसरे दिन, शिव कुमार जी मुझे मूवी में काम करना है, मुझे मूवी में काम करना है। अब साहब शिव कुमार जी एकदम परेशान हो गए कि ये बंदा है तो है कौन। तो मैंने कहा, वो शिव कुमार जी को बोला कि तू एक बार आ जा। और मैं वहाँ गया, तो उन्होंने शिव कुमार जी ने सबको बुलाया, अरे एक बार आओ आओ, एक बंदे से मिलाता हूँ, आज 6 महीने हो गया एक ही बात करता है, मूवी में काम कर रहा हूँ, अपने पास मूवी कौन सी है। तो किसी बंदे ने कहा कि इनको श्रवण जी जैन के पास भेज दो। अपने स्टूडियो, 2 स्टूडियो होते थे रिकॉर्डिंग उस टाइम जयपुर में, एक था किंग स्टूडियो, एक शिवम, एक BSB। अच्छा। तो मतलब वो 2 स्टूडियो थे, राजस्थान के ऑल आर्टिस्ट जितने भी गाने वाले, सीमा से लेकर चाहे कोई भी हो, गाने के एकमात्र 2 ही साधन थे। तो मैं BSB में चला गया। अब भगवान की किस्मत थी, वहाँ मैंने 6 महीने गाड़ी चलाई। गाड़ी चलाने के बाद में मुझे छोटा सा एक रोल मिला, 1 मिनट का, एक मूवी में। उस मूवी का नाम था राजा विक्रमादित्य। 1 सेकंड का मुझे रोल मिला। अब साहब किस्मत की बात देखो कि भाई बहन मूवी बन रही थी, भाई बहन, और पूरा शादी का सेटअप लगा हुआ था। सुबह सीन था, जो भाई का किरदार निभा रहा था ना, उसकी माँ खत्म हो गई रात। मैं वहाँ ड्राइवर था ही। अब श्रवण जी टेंशन में, उषा जैन थे वो भी टेंशन में। बोले कि यार क्या करें। बोला कि अचानक पूरा सेटअप लगा हुआ है। बोला कि विनोद को बना देंगे, स्मार्ट है, ठीक है। तो मैं सुन रहा था, तो मैं अपने अंदर से वो खुशी महसूस हाँ हाँ बहुत ज्यादा। तो फिर बोला कि विनोद तू है ना 1 किलो लड्डू लेके आ, तेरा नंबर आ गया। तो सीधा ही बड़े रोल में आ रहा है, बड़े रोल में मेन पात्र लीड कर रहा है। हाँ। अब साहब शमसुद्दीन जी, मैंने तो सीधा ही लीड कर लिया। पूरी मूवी इमोशनल मूवी थी, और मैं कॉमेडी आर्टिस्ट, तो थोड़ा तालमेल का तो इश्यू था, बट मैंने किया उसको जितना हो पाया। फिर मैंने श्रवण जी को बोला कि श्रवण जी मैं मतलब कॉमेडी आर्टिस्ट हूँ। तो उन्होंने कहा कि कभी आएगा तो कॉमेडी आपको देंगे। उस टाइम पन्ना सेपट का दौर था। पन्ना सेपट एक ऐसा ड्रामा था जो करोड़ों में बिकता था। क्या बात। तो श्रवण जी ने कहा तेरे को पन्ना सेपट करवाए। वहाँ दीपक मीणा करते थे उस टाइम, तो दीपक जी अच्छा करते थे। तो मेरे को कहा कि एक यूकी का नंबर था, बोला कि आर्टिस्ट है हमारे पास कॉमेडी करने वाला, पन्ना सेपट आपकी, मैं उनसे बनवा दूं क्या। यूकी वाले मना कर दिया, नहीं वो दीपक की चाहिए हमें। तो श्रवण जी ने कहा कि खराब हो गए तो पैसे हम देंगे। तो बोला बना दो फिर। बस फिर क्या था, वो बना, अच्छा हुआ। फिर मैंने इतने 45 पन्ना सेपट बनाए, और फिर तो दौर कारवा ऐसा चला कि मैं क्या बताऊं। राजस्थान की, मैं राजस्थान इंडस्ट्रीज की मैं ये बोलूं तो कम नहीं है कि 2000 से लेकर 2010 तक जितनी भी राजस्थानी मूवी आई, मैंने लगभग सब में कॉमेडी की, क्योंकि मैं बड़ी जगह बैठा था जी। तीतरी मान लो, कालजरी कोल मान लो, आप हरिराम बाबा मान लो, रूप बसंत मान लो, गुजरी मान लो, गुजरी 2 मान लो, ये जितनी भी मूवी आई ना उस दौर में, मोशर मान लो, तो मैंने सब में किरदार कॉमेडी का किया। और कुछ मूवियाँ रिलीज हुई, कुछ बजट का इशू है अपने राजस्थान में, बजट का भी बहुत, भाषा का भी एक इशू, बहुत प्रॉब्लम। तो बस ऐसे करते 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 सब कुछ ठीक हो गया, पैसे भी अच्छे थोड़े मिलने लगे और वो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन बोला कि काल चक्र ने फिर ऐसा चक्र चलाया, और विनोद के जीवन में फिर घोर अंधेरा आया। मेमोरी कार्ड आया 2010 में, आते ही सीडी बंद। और सीडी बंद हो तो मैं तो फेल हुआ क्या। शंकर सीरीज, वीणा, चेतक, श्री, माँ के सीट, यूकी के सीट, सबके बैंड बज गए। अब उनके पीछे तो हम थे, अब उनका बैंड बज गया तो हमारा भी बज गया। आ गए हम लोग वहां से। अब उस दौर में आर्टिस्ट बहुत थे, 40,000 आर्टिस्ट थे जयपुर में।
इतने भटके बेचारे, क्योंकि YouTube 2016 से सक्रिय हुआ और हमारी लाइन छूट गई 2010-11 में। अब 4 साल 5 साल का जो पीरियड है उसमें आर्टिस्ट कोई बेचारा क्या करने लग गया, कोई शॉप खोल लिया, कोई किसी की नौकरी करने लग गया, कोई क्या। मैंने भी अपना स्टूडियो का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। 2-5 साल चला नहीं। अच्छा, स्टूडियो में आप क्या करते थे विनोद जी? स्टूडियो में सर मैं ये करता था, जैसे फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग का मुझे शौक था, तो मैं एडिट करता था लोगों को जो बना के लाते थे। वेडिंग इवेंट्स हाँ, वगैरह। वो इवेंट तो मैं उस टाइम नहीं कर रहा था, पर 2014-15 तक मेरा काम अच्छा चलने लग गया। और उस जमाने में फोटोग्राफर की उनकी हाँ, इज्जत भी खूब हुआ करती थी। हाँ। लोग पहले उनको चेयर्स कुर्सियां देते थे और बाद में चाय पानी हाँ, वगैरह। हाँ, वो बहुत इज्जत थी उस टाइम। हाँ। तो फिर मैं उसके बाद में मैं जैसे ही आगे चला तो यूट्यूब 16 में से सक्रिय था, चल रहा था। हमें पता ही नहीं था कि स्टूडियो में पैसे हमें खूब मिल रहे थे, तो यूट्यूब की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं था। जिन्होंने, मैं सोचता हूँ कि जिन्होंने 2018 में यूट्यूब चैनल बनाया ने, वो सब सक्सेस है। लेकिन हमें तो यूट्यूब की जो कहानी है ना, वो 2020 में जब कोविड आया ने, जब हम फ्री हुए तब समझ में आई, और तब समझ में आई तो हम लेट थे उस दौर में। अच्छा विनोद जी, एक बार मैं बात आपकी काटना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि 8वीं क्लास तक आप पढ़ पाए जी। तो पढ़ाई छोड़ने की वजह एक बार अगर आप बताना चाहें तो? पढ़ाई छोड़ने का सही सच बोलूं, कोई कुछ बोले, मैं तो एकदम स्पष्ट सीधी बात, पढ़ने में मन ही नहीं था, मन ही एक्टिंग करने का था। अच्छा, पढ़ाई छोड़ने के बाद शिक्षा के अभाव में आपको इस जीवन के इस संघर्ष में आपको कभी-कभी मलाल होता है कि काश मैं पढ़ता? देखो मैं ऐसे शमसुद्दीन जी ये बताऊं कि मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, बिल्कुल तो संभ्रांत परिवार है हाँ आपका। सम्राट, तो मैं, मुझे पैसे का तो कभी कमी महसूस हुई नहीं जी। है ना। बट मैंने मैंने एक चीज सीखी, पापा मेरे ये बोलते थे कि तू फालतू का धंधा छोड़ यार, ए काला मुंडा कर बोलो बंद कर, तू मेरो फोन उठाया कर। हाँ। 2006 की बात है, और तन 10,000 रुपया मिल जैसे घर बैठा, लेकिन तू घर बैठो रहे। हाँ। लेकिन मेरा जुनून ये था कि उनके पैसे मुझे चाहिए नहीं। मैंने क्या किया अपने जीवन में, आज मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी एक कंपनी खड़ी कर दी सिद्धि संकल्प के नाम से। मेरा बहुत बड़ा इवेंट का काम है, बड़ा तो क्या बोलूं, बहुत बड़ा है, मतलब मैं करोड़ों का माल रखता हूं। और मेरी सालासर में मैंने होटल कर ली 30 रूम की, 3 स्टार, और उसके बाद में मैंने गार्डन, मैरिज गार्डन, और फिर इवेंट। अब मैंने लंबा अपना काम फैला लिया, लेकिन मैं उस टाइम, मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि मैं उन पापा की बात पे रहता ना तो बहुत पीछे हो जाता। नहीं, मेरा सवाल ये था कि पढ़ाई के लेकर कि जैसे आज के दौर में बच्चों को स्कूल डालते हैं, उनकी तरफ अपन ध्यान देते हैं कि अपना बच्चा थोड़ा-सा कम पढ़ा लिखा नहीं रह जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी का आने वाला संघर्ष और विकराल रूप लेगा। तो ऐसे में आपको कभी-कभी ऐसा महसूस होता है कि ये पढ़ाई अल्प होने की वजह से हाँ, कंप्यूटर में होती है ना सर, एडिट होती है, जैसे एडिट करते हैं हम लोग, कंप्यूटर में से छोड़ देता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, हम उसको ट्रांसलेशन करते हैं, फिर किसी से पूछते हैं भाई साहब वो क्या रे यार, समझ में नहीं आ रही। तो सर पढ़ाई तो वो देखिए दोस्तों, बात ये विनोद जी क्या ये सीधी सपाट बात करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये उस वक्त शिक्षा ग्रहण कर लेते तो जैसे इन्होंने बताया कि राजू खींची, इनने एक ऐड निकाला कि इस तरह की एक फिल्म आ रही है, और अगर थोड़ी बहुत शिक्षा का नॉलेज होता या थोड़ा ज्ञान उस समय होता तो शायद इस तरह के ये चंगुल में नहीं आते और ना ही मोहल्ले में उपवास उठता, क्योंकि जैसी राजा वैसी प्रजा होती है। जी। और जब जहाँ कोई एक प्लान नहीं होता या कोई प्रोग्राम कर देते हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं, ज़्यादातर जो ये ऐड वाले होते हैं वो शोषण ही करते हैं, खासकर फिल्मों के विषय में लेकर। तो ये भी अच्छा रहा कि आपका यहाँ शहर और सीकर और गांव यहीं के बीच में रह गए, बुआ भतीजों के बीच में आपका उपवास उड़ा। बाकी आप जैसे दिल्ली बम्बई कहीं और जाते, वहाँ ठगे जाते तो और मलाल होता। खैर, इस दुनिया से आप बाहर निकले, आपने संघर्ष किया। अब बताएं विनोद जी कि अब क्या चल रहा है जीवन में? अब ये चल रहा है, काम तो चल ही रहा है। हाँ। उसके साथ मैंने अपना एक विनोद शर्मा कॉमेडी चैनल बना रखा है। सर मैंने फॉलोवर्स, मेरा फेसबुक पे 1.25 लाख के आसपास है, इंस्टाग्राम पे 50 के साथ 65 के आसपास है, यूट्यूब पे भी 70 के आसपास है।
बट ये फॉलोवर्स मायना नहीं रखा मेरे जीवन में। मुझे हाँ। क्या है कि मतलब पहचान मिल गई। हम्म। मैं किधर भी उधर भी जाता हूँ ना, तो कोई सेल्फी तो अलग बात हो गई, लेकिन कोई ये नहीं जान, ये मुझे बता नहीं मैं कौन हूँ। हम्म। ये विनोद कॉमेडी वाला, हम्म। मुझे मेरी फेस वैल्यू है ना वो बढ़ी, हम्म। और वो मैंने अपने तरीके से बढ़ाई। हम्म। आप देखते हो फॉलोवर्स तो, आप जैसे मेरे साथ पूजा काम करती है, उसके 1.5 लाख है, और भी बहुत से यूट्यूबर हैं जिनके 2-2, 3-3 लाख फॉलोवर्स हैं, लेकिन उनको फेस वैल्यू नहीं मिली, लेकिन मुझे फेस वैल्यू मिली। ये मेरे लिए बड़ी बात है जी। और मैंने कभी भी कॉमेडी ऐसे नहीं कि ऐसे टाइम पास के हिसाब से मैंने कॉमेडी कर दिया। मैंने जो कॉमेडी मेरे ठीक जो लगी, मुझे सटीक है, मैंने उसको ही डाला, ऐसे नहीं डाला। कम होता है इसलिए कि मैं साउ में अपने इवेंट में उसमें टाइम ज़्यादा मेरा होता है, इसलिए मैं कॉमेडी कम बना पाता हूँ, ये प्रॉब्लम है। देखिए विनोद जी, जैसे ये माना जाता है कि सौंदर्य क्षणिक होता है, सुंदरता क्षणिक होती है, वैसे ही जो फॉलोवर्स का जुड़ जाना, ये भी कभी कभी किसी न किसी कोई बात अच्छी लगती है तो वो फटाक से फॉलो कर लेता है। लेकिन जैसे कहा जाता है, आदमी कितना ही खूबसूरत हो, जैसे ही उसके मुंह से कोई वाणी निकलती है, उसके बाद उसके करैक्टर का आभास होने लगता है, पता चलने लगता है। हालांकि असली सौंदर्य वही है कि व्यक्ति में कितनी नॉलेज है, कितनी जानकारी है, लिबास अपन कितने ही खूबसूरत पहन लें, वो वस्त्रों की यहाँ कोई कीमत नहीं। थोड़ी देर के लिए अपन चकमा देके या कैसे भी फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं कुछ भी, लेकिन कभी कभी देखते हो किसी के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, फिर एक साथ ही कम हो रहे हैं, तो शायद यही है कि अंदर से जैसे आपने संघर्ष करके जुटाया है, तो वो आपके स्थायी है। फॉलोअर्स को आप क्या मानते हैं? सर फॉलोवर्स तो वैसे क्या है कि अपनी वो तो वैसे जननी तो है ही फॉलोवर्स तो, हाँ। बट अब क्या हो रहा है सर, अब ये जो 24 चल रहा है ना, इसमें फॉलो का दौर खत्म हो गया। हाँ। अब क्या हो रहा है कि इतने यूट्यूबर हो गए ना कि किस किस को फॉलो करें। जैसे आप हमको ही मान लें, अपन देखते हैं, आप भी देखते हैं वीडियो, हम भी देखते हैं। बिल्कुल, मैं देखता हूँ, मेरे बच्चे देखते हैं आपके वीडियो। हाँ। कारण ये है कि आपके वीडियो साफ सुथरे आते हैं, उसमें कोई अपशब्द नहीं होता। नहीं, कोई अपशब्द नहीं होता है, ऐसा तो कोई इसलिए मतलब परिवार समाज के में बीच में बैठ के देख सकते हैं। तो सर क्या देखते हैं, लेकिन फॉलो नहीं होता है। फॉलो करना नहीं चाहते लोग। नोटिफिकेशन आता है बार बार, आप 10,000 आदमी को फॉलो कर लोगे, 10,000 आपका मोबाइल टक 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 बात आपको डिस्टर्ब करता रहेगा बार बार, तो फॉलो अब करना नहीं चाहते। अब फॉलो की बात करो तो ये देखो कि मेरे 50,000 फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, वीडियो 3 लाख में जा रहा है, तो फॉलो से तो ऊपर जा रहा है ना। लोग देख तो ज्यादा रहे हैं बट फॉलो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप जैसे अपने आप को विनोद जी एक समाज के सामने, दुनिया के सामने आप अपने आप को एक अच्छे यूट्यूबर के साथ साथ कॉमेडियन की पहचान से वाकिफ करवाना चाहते हैं? आपके मन में एक विनोद कॉमेडियन, क्या आपको लोग विनोद कॉमेडियन के नाम से पहचाने जाएं या फिर एक कलाकार विनोद के नाम से? नहीं, मुझे कॉमेडियन विनोद के नाम से जाने में मुझे अच्छा लगता है ये। हाँ, मैं कलाकार भी हूँ तो वैसे तो, बट विनोद कॉमेडियन के नाम से मुझे पहचान, मुझे बिजनेस से भी अच्छा लगता है वो। नहीं, ये पूरा आसमान जैसे बोलते हैं कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्यों आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो उसकी हिफाजत कर। हुस्न से यहाँ अभिप्राय आपकी प्रतिभा से है। जी जी। मिला है हुस्न तो उसकी हिफाजत कर, क्योंकि तुम्हें ये पूरा जहान देखता है। तो आप कॉमेडियन के रूप में ही जानना चाहेंगे आने वाली पीढ़ी में या आने वाले लोगों में, या एक कलाकार जो कि हर रोल में पारंगत हो, क्योंकि आप में वो क्षमता है, मैंने देखी। नहीं है, मैं कर सकता हूँ, मैं हर तरह की एक्टिंग कर लेता हूँ। हाँ, बट मुझे तो शमसुद्दीन जी कॉमेडियन में ही आनंद आता है। देखिए ये इन्होंने अपने दिल की बात बताई। ये है यहाँ के लोग, शेखावाटी के लोग कितने भोले और सीधे मन के होते हैं, जो बात होती है वो स्पष्ट कह देते हैं, यहाँ कोई डिप्लोमेसी नहीं। तो अब मैं जो अपने एक बात और कहना चाहूँगा। बिल्कुल बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा अपने यूट्यूबर भाइयों से, हाँ, एक प्रॉब्लम है हाँ, जो हम भी फेस कर रहे हैं, मेरे साथ सभी यूट्यूबर और भी कर रहे होंगे। बात बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके इंटरव्यू के माध्यम से बताना चाहता हूँ जी। जैसे हमने और आपने एक चैनल खोला, फॉलोवर्स थे 10, उस टाइम तो मजाक में अपन ने खोल लिया। अब अचानक फॉलोवर्स बढ़ने लगे, लाख आने लगे, 50,000, अपनी रील्स बढ़नी लगी, अपने इंटरव्यू वगैरह अब बढ़ने लगे। अब क्या हो रहा है, अपन दोनों में लालच आ रहा है।
लालच ये आ रहा है कि आप सोच रहे हो विनोद का नाम से चैनल है, अपन तो सहयोग ही कर रहे हैं, तो कल विनोद तो अपन मुकर जाएगा, अपने को पैसा नहीं देगा, या फिर कि भाई टैलेंट तो मुझ में ज्यादा है, नाम विनोद का हो रहा हाँ है। नाम विनोद का हो रहा है, ये मेरे को साइड करवा रहा है, आप मेन कर रहा है। इस तरह की जो अफवाहें, इस तरह के जो दिल में अफवाह के ख्याल जो आते हैं ना, वो फॉलोवर्स बढ़ने पे आते हैं। तो कारण है इसके पीछे वो शायर ने कहा है, कविवर ने, कि नया पाने की चाह में पुराना छूट जाता है और तुझे अपनाऊं तो जमाने से नाता टूट जाता है। विनोद जी, मोहब्बत लिखने पढ़ने में तो आसान है, लेकिन निभाने में पसीना छूट जाता है। मोहब्बत से यहाँ बात आप वर्क से लीजिए, अपने काम से लीजिए। निभाना बड़ी चीज़ होती है। जो आपके साथ संघर्ष के जो साथी हैं, उनके साथ निभा के चलें, वही इंसान है। देखिए, बाकी तो आदमी क्या है, अवसरवादी होने से तो। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी चैनल बनाए, आप, मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक बार आप गौर के उठा के नजर देखिए कि सबके रिश्ते टूट गए, एक तो दूसरे से बिछड़ गए। बड़े अच्छा, नाजुक रिश्ते होते हैं। तो बिछड़ने से नुकसान हुआ। जैसे अपने 1 लाख फॉलोवर्स हैं, अपन दोनों साथ काम कर रहे हैं, अच्छी इनकम आ रही है, अच्छा काम हो रहा है। अब आप अलग चैनल करोगे, अब आप तो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और मैं लाख फॉलोवर के साथ बैठा हूँ। अब मैं अपने आप में इसलिए मोटिवेट हो रहा हूँ कि मेरे पास लाख है, बट आप टूट गए तो लोग मुझे देखना पसंद नहीं करेंगे। तो ये जोड़ी तो राम लखन की थी, तभी पसंद हो रही थी जी। आप टूटोगे ना, जैसे मान लो कि राम को रामायण में अरुण गोयल को जब राम के रूप में देखा गया ना, तो उसके बाद में उन्होंने मूवियां तो और की, हाँ, लेकिन वो पहचान बन नहीं पाई। जैसे पूजा है, तो मैं पूजा को बोलता हूँ हमेशा कि पूजा तू मेरे साथ काम करना, पैसे की जरूरत हो तो मुझे बताना, लेकिन आप इधर उधर भागोगी ना, तो तू भी जाएगी, मैं भी जाऊंगा। अच्छा, ये आपका जो वक्तव्य है, ये मतलब एक दिल की एक टीस बाहर आ रही है, या फिर ये पूरे सभी के? हाँ, नहीं, मेरे दिल की वो आ रही है बाहर, ये प्रॉब्लम में बहुत आ रही है इन दिनों। आप इस दौर से गुजर रहे हैं। हाँ, मैं गुजरा नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है मैं गुजरूंगा। नहीं, ऐसा विश्वास नहीं, ऐसा हो सकता है। देखो, भविष्य आगे तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप चैनल स्टार्ट करते ही पार्टनरशिप डीड बनाएं। पहले कोर्ट में जाके एक डीड बनवा ले, और जब आपका चैनल मोनेटाइज हो, उस टाइम भी वहां एक डीड का ऑप्शन आता है, उस पर आप डीड करें। फिर ऐसी शंका दिमाग में आएगी, ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं। आपने देखा जैसे बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में भी बहुत से लोग हैं, नायक नायिकाएं शादी कर लेती है, उसके बाद शादी तक पहुंचने के बाद भी रिश्ते टूट जाते हैं। तो डीड वगैरह ये कहाँ, ये तो दिलों के रिश्ते हैं सर, लेकिन ये दिलों के रिश्ते आज के टाइम में लगता लंबा नहीं रहते हैं। डीड होता है ना, तो फिर ये समझो कि मारवाड़ी में बोलो तो अंकुड़ियों गई जाए बस। वो तो विनोद जी, जैसे मजबूरी में रिश्ते अपन कहाँ तक निभा पाएंगे? मजबूरी में नहीं सर, वो फिर बिजनेस डीड होती है। जैसे अपन, आप दुकान कर रहे हैं, अपने एक शोरूम कर रहे हैं, तो उसमें भी तो अपन डीड बनाते ही है ना, जॉइंट अकाउंट खुलवाते हैं अपन, और डीड बनती है। आप हमारे साथ एक शोरूम करें, आप भी बोलोगे हमें डीड बनवाओ, तो ये भी तो एक बिजनेस ही है ना, तो इसमें भी तो डीड बननी चाहिए ना। अब डीड की बात कब समझ में आती है? जब लाख फॉलोअर्स होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ उसके बाद समझ में आती है लोगों को। मैं ये कह रहा हूँ कि वो 0 फॉलोअर्स है तभी स्टार्ट करें उसको। तो ऐसी नौबत आए ही क्यों? जब पहले से ही तैयारी पूर्ण हो, तो ऐसी नौबत आती ही नहीं है जी। और इसमें क्या होता है सर, यही देखा है मैंने, फॉलोवर्स बढ़ते ही लालच बढ़ता है, और लालच बढ़ते ही रिश्ते। तो सब आर्टिस्टों से यही करना चाहूंगा कि सबसे पहले डीड बनाए, डीड बना के फिर काम करें। लंबा समय करना है, शौक से कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, पर कभी कभी शौक है ना बिजनेस में बदल जाता है। जैसे मैंने शौक से स्टार्ट किया और वो बिजनेस में बदल गया। जैसे वो एक गाना है कि दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। तो दोस्तों, ये विनोद जी हैं, इनसे बातें चल रही हैं। विनोद जी से बातें करना मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि बंदे में सच्चाई है, जो है वास्तविकता रख देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन मैट्रिक होने के बाद भी अपने आप को एमए, पीएचडी या मानक डिग्री से डॉक्टर वगैरह लगा के सामने आते हैं, लेकिन विनोद जी सीधे, सच्चे और सरल मन के व्यक्ति हैं, और शायद यही वजह है कि आप और हम इन्हें फॉलो करते हैं। विनोद जी, आने वाले यूट्यूबर्स और जो शिक्षा के प्रति जो बच्चे आनाकानी करते हैं, स्कूल वगैरह नहीं जाते, उनको मोटिवेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप बताएं, ताकि वो आपकी बातों से प्रेरणा लेकर नियमित स्कूल जाएं और पढ़ाई के प्रति जागरूक हों। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है
सब दर्शकों बच्चे लोग हैं जो पढ़ाई जो कर रहे हैं, पढ़ाई आज के दौर की सबसे इम्पोर्टेंट विषय है जी। और बिना पढ़ाई के कुछ भी संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ से मैं बताऊँ कि आपको यदि अपन चाय भी ले रहे हैं आज के, जैसे स्कैनर है, कोड है या मोबाइल है, ये सब ऑनलाइन डिजिटल जो इंडिया बन रहा है, तो इससे अपनी पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ाई के बिना तो असंभव है कोई काम। तो सब लोग स्कूल जाएँ, अपनी शिक्षा को बढ़ाएँ और अपनी शिक्षा को बढ़ाते हुए अपने यहाँ एक प्रॉब्लम है कि आदमी मतलब क्या होता है कि 25 के पार जाता है ना उम्र, तब वो सोचता है कि मुझे करना क्या है, करना क्या है। बल्कि आपका लक्ष्य 16 साल से ही तैयार हो जाना चाहिए एकलव्य की तरह कि मेरा लक्ष्य है क्या। अब आप जैसे आर्ट ले लिया आपने, साइंस ले ली, कॉमर्स ले ली, अब आपको यही नहीं समझ में है कि मैं कॉमर्स क्यों ले रहा हूँ, साइंस क्यों ले रहा हूँ, मुझे बनना क्या है। बनना क्या है। तो आप पहले तय करें कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे ऑफिसर बनना है, मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाना है, तो उसी हिसाब से विषय को तय करें और वहाँ उस लक्ष्य के पीछे दौड़े। लक्ष्य के पीछे दौड़ोगे ना तो मंजिल मिलेगी। तो दोस्तों, आपने सुना विनोद जी ने साफ कहा कि झूठे विज्ञापनों से दूर रहें, वास्तविकता को पहचानें। ये सब तभी संभव है जब आप पढ़े लिखे होंगे, तो आप इनकी बातों से प्रेरणा लेंगे। और ये कहा जाए कि इश्क करता है तो इश्क की तौहीन ना कर, या तो मदहोश मत हो, होता है तो फिर होश में मत आ। अगर एक बार आपने कोई बात अपने मन में संकल्प ले लिया है, तो उसके बाद दुनिया की सारी वर्जनाएँ झूठी हैं, सारे उलाहने उम्मीद है कि ज़िंदगी में अपन यूँ ही मिलते रहेंगे, आगे भी किसी बड़े मुकाम पे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद जी, साहब बहुत-बहुत शमसुद्दीन शुक्रिया। जी। और मैं मेरे दर्शकों से बोलूँगा कि शमसुद्दीन जी का भी एक चैनल है, वो तो कोई है। उनको भी आप फॉलो करें, मुझे भी आप फॉलो करें और यूँ ही अपन मिलते रहेंगे कॉमेडी में। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।